नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 वर्षों के जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे, जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, उन सभी पेपरों को एनालाइज करके हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से, और भी इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा पर्सन ऐड किया है, इससे बाहर अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है फिजिकल एजुकेशन में, जो भी विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो यही आपको जो है कंप्लीट आपको वीडियो आपको देख के जाना है। आपका इस जो है वीडियो से 90 से 95% पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्वेश्चन, अन्य कोई भी क्लास आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपकी इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी जो है करा रखे हैं। आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी अपना आप जो है सब्जेक्ट ले रखे हो, जिस भी आप सेमेस्टर की परीक्षा कर रहे हो, तो जाकर आप हमारे जो है चैनल में आप सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका है फिजिकल एजुकेशन का। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिलाना है। इसमें आपको पढ़ना है एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ठीक है, ये पेपर का आपका नेम है। आपके एग्जाम में जो है इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय का, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, MGQAP, JNU, बलिया विश्वविद्यालय, MJPRU, ये सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है यूपी की जितने भी BU झांसी वगैरह का, और यही आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा जो है पूरा का पूरा जो पेपर आपका आएगा 75 नंबर का आपका आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। सेक्शन ए में टोटल आपके इसमें 5 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहला एनाटॉमी क्या है, जो कि पेपर का आपका नेम ही है एनाटॉमी, और जो है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या है इसको समझ लीजिए, जिसको हम शरीर संरचना कहते हैं हिंदी में, ये क्या है। उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या है, जिसको हम रक्तदाब कहते हैं। उसके बाद रक्त क्या है, रक्त के कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी क्या है, जिसको हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी क्या है, ये शरीर रचना विज्ञान है जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। यह जीवित प्राणियों की संरचना की जो है पहचान और वर्णन का एक विज्ञान है। ये क्या है, ये जीवित प्राणियों का, जो जीवित प्राणी होते हैं उसकी संरचना की पहचान, उसका वर्णन, एक उसका कह सकते हैं उसके वर्णन का एक विज्ञान है, एक साइंस है। या जो है जीव विज्ञान और चिकित्सा की एक शाखा है। ये क्या है, जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग शरीर का अध्ययन करते हैं, मतलब शरीर संरचना जो विज्ञान है इसका अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं ये शरीर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवित शरीर का अध्ययन करते हैं, और यह जो है यह अध्ययन करके ये जानते हैं कि शरीर ये जो है कैसे बना हुआ है और ये शरीर कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है, और भी यहाँ से इसको हम समझेंगे कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी जो कि जिसको हम हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, ये जो है जीवित प्राणियों की शारीरिक संरचना का एक अध्ययन है। ये क्या है, जीवित प्राणियों को, यहाँ से बिंदु आपको मिस नहीं करना, ये जीवित प्राणियों का है। ठीक है, जीवित जो प्राणी होते हैं उसकी शरीर की जो संरचना होती है, जैसे कि हाथ पैर अन्य जितने भी पार्ट है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी को हम एनाटॉमी कहते हैं। यह जो है जीव विज्ञान और चिकित्सा की एक शाखा है, जो शरीर के विभिन्न घटकों, शरीर के विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि शरीर में अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, कोशिका होती हैं, इसकी बनावट कैसी है, उसके जो स्थान होता है उसका भी अध्ययन जो इसमें किया जाता है। शरीर जो होती है आपकी, जो शरीर है आपका, बॉडी जो आपकी है, ये जो है रचना के 2 प्रकार होते हैं। शरीर जो आपका बना हुआ है इसके 2 प्रकार होते हैं शरीर के रचना की। एक होता है स्थूल रचना विज्ञान, ये जो है जिसको हम माइक्रो एनाटॉमी कहते हैं, जिसको हम जो है नंगी आंखों से जो है देख सकते हैं। देखो, स्थूल जो शारीरिक संरचना है जिसको माइक्रो जो एनाटॉमी कहते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है जिसको हम बृहत कह सकते हो, कि बहुत ही बड़े, मतलब बड़ी कोशिकाएं, या फिर कह सकते हो जो रचना होती है शरीर की, जैसे कि हाथ पैर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें जो है माइक्रो एनाटॉमी, मतलब जो है बहुत ही छोटे छोटे जो इसमें कह सकते हो इसकी बनावट होती है कोशिकाओं की, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसका भी हम इसी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वह जिसमें लिखा हुआ है कि जो है स्थूल, स्थूल मतलब होता है बड़ा, जो बड़े आपके पार्ट है शरीर में, जो रचना भी कह सकते हो आपके शरीर की जो रचना है बड़ी, उसका जो है हम, जो कि आंखों से हम देख सकते हैं, उसकी रचनाओं का जो है अध्ययन हम इसमें करते हैं।
और सूक्ष्म संरचना, सूक्ष्म मतलब जो छोटे छोटे कुछ संरचना आपके शरीर में जैसे कि कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो इनको हम नहीं देख सकते हैं, तो उसका भी इसमें हम अध्ययन जो है करते हैं। जो कोशिकाओं और जो उत्कों जैसी बहुत छोटी छोटी जो संरचना है उसका भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। इसी को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा कि एनाटॉमी क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो ये भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल संरचना जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, एक होती है स्थूल हो गया, फिर एक दूसरी जो संरचना होती है जिसको हम एक माइक्रो और जो है मैक्रो, एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों इसके प्रकार हैं जिसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। अब यहाँ से शरीर रचना विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके घटक क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका पहला जैसे कि इसकी शाखा एवं घटक है स्थूल शरीर रचना विज्ञान। तो इसमें जो है शरीर के प्रमुख जो अंग है जैसे कि कंकाल होता है, शरीर में मांसपेशी होती है, हृदय होता है और मस्तिष्क होता है, तो इन सब चीजों का इसमें हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। उसके बाद सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, तो यह जो है उत्को कोशिकाओं जैसी जो सूक्ष्म संरचना है उसका भी अध्ययन इसमें करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो ऊतक हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो अपनी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका भी हम इसी में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रणालीगत शरीर संरचना विज्ञान, तो यह जो है शरीर को विभिन्न प्रणालियों में विभाजित करता है, जैसे कंकाल प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, तो ये सभी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें जो हम करते हैं। उसके बाद है मानव शरीर के घटक, तो जैसे कि एक वयस्क मानव शरीर लगभग जो है 50 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है, जो मिलकर एक जो है कार्यात्मक संपूर्णता बनाते हैं शरीर को। और शरीर की संरचना में सिर, गर्दन और कह सकते हो हाथ पैर, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इन सभी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से ब्लड प्रेशर क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ब्लड प्रेशर क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है वह दबाव है जो रक्त धमनियों की जो है दीवारों पर जो है दबाव डालता है। जब हृदय शरीर में जो है हृदय शरीर में जब रक्त जो है जब पंप करता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो आपकी जो रक्त धमनियां होती हैं तो इनकी जो है शरीर में गति क्या है, उनका प्रेशर क्या है, कोशिका जो जो रक्त आपका है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, वह दबाव है, वह प्रेशर है जो रक्त धमनियों की दीवारों पर जो है डालता है। मतलब जो प्रेशर होता है जो रक्त धमनियाँ आपकी होती हैं तो उसमें रक्त का बहाव कितना है तो उसी को इंडिकेट करता है। जब हृदय शरीर में रक्त जब पंप करता है तो उसका प्रेशर क्या है, ठीक है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। या जो है दो संख्याओं के रूप में मापा जाता है, जैसे कि आपका जो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है आपके शरीर का 120/80 होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ये जो है एमसीक्यू वाले में फंस जाए कि आपके शरीर का रक्तदाब कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर भैया 120/80 होता है, ठीक है। जहाँ जो है पहली संख्या जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं या हृदय के जो है धड़कने पर रक्त का दबाव है, और दूसरी संख्या जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं या धड़कनों के बीच हृदय के आराम करने पर रक्त का दबाव है। या जो कि कह सकते हो एक जो स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य 120/80 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसके प्रकार एग्जाम में बनता है कि ब्लड प्रेशर के प्रकार बताइए। तो भैया दो इसके प्रकार होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि सिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर ये क्या है इसको समझ लीजिए। या जो है तब दबाव, या जो है तब का दबाव है जब हृदय जो है धड़कता है, मतलब ये कब पर ये जो है दबाव देता है या फिर कब का ये दबाव है, जब आपका हृदय जब धड़कता है तब का ये दबाव है और रक्त को धमनियों में जो है पंप करता है। इसे हम रीडिंग में ऊपर वाली संख्या के रूप में जो है लिखा जाता है। उसके बाद है डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर, या जो है तब का दबाव है जब हृदय जो है धड़कनों के बीच आराम करता है। इसे रीडिंग के नीचे वाली संख्या के रूप में जो है लिखा जाता है। इसको ऊपर वाली संख्या के रूप में लिखा जाता है, इसको नीचे वाली रीडिंग वाली संख्या के रूप में लिखा जाता है। तो ये थे इसके दो प्रकार। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मापा जाता है इसको भी समझ लीजिए। तो ब्लड प्रेशर को जो है किस में मापा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन 100 नंबर में बन सकता है। तो ब्लड प्रेशर को हम जो कि मैनोमीटर नामक एक उपकरण है, इसके माध्यम से हम जो कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। या जो है दो संख्याओं के रूप में जो है दर्ज किया जाता है, एक 120/80, जहाँ जो 120 है ये सिस्टोलिक जो है दबाव है, 120 क्या है इसमें सिस्टोलिक दबाव है, जबकि जो 80 है डायस्टोलिक दबाव है, ठीक है।
स्वास्थ्य संस्थान सामान्य ब्लड प्रेशर को जो है 120/80 से जो है कम मानते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन की ब्लड क्या है, रक्त क्या है, इसके कार्य बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो रक्त एक जो कि आवश्यक तरल पदार्थ है, यह क्या है, आवश्यक है। आवश्यक इसको इसलिए माना गया है क्योंकि बिना ब्लड के शरीर जो है आपका जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो रक्त क्या है, एक आवश्यक तरल पदार्थ है जो निरंतर जो है प्रवाहित होता रहता है। प्रवाहित का मतलब यह होता है कि आपकी नसों में, आपकी कोशिकाओं में ये इसका परिवहन होता रहता है, प्रभावित होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, मतलब इसका आवागमन आपके शरीर में होता रहता है। ठीक है, और आपके शरीर को कार्यशील जो है रखता है, आपके शरीर को जो है कार्यशील रखता है। और यह जो है आपके शरीर के ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन और पोषक जो तत्व हैं उसको पहुंचाता है। और यह आपके शरीर से जो अनावश्यक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालता है। ठीक है, इसके जो है 4 इसके भाग होते हैं रक्त के। एक होता है प्लाज्मा, यह जो है रक्त का तरल भाग है जो आपके पूरे शरीर में रक्त कोशिकाओं को जो है ले जाता है, प्लाज्मा। उसके बाद है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आपके जो है शरीर की कोशिकाओं तक ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये जो है संक्रमण से जो है लड़ती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है संक्रमण से लड़ती हैं। उसके बाद है प्लेटलेट्स, तो यह जो है जब आप घायल हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनाते हैं और रक्त स्राव को रोकने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके प्रकार ब्लड के। अब इसके यहाँ से प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, इसके ये भी सबसे आम जो है रक्त के प्रकार हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब रक्त जो है ये क्या करता है इसको भी समझ लीजिए, इसके कार्य क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो रक्त जो है कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपको रक्त की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह जो है आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं उसको ही पहुंचाता है, इसका कार्य हुआ। दूसरे दम कार्य की बात करें तो आपके कोशिकाओं और ऊतकों से जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसको ये दूर ले जाता है। उसके बाद अगली जो इसका जो कार्य है, आपके शरीर को जो है संक्रमण से बचाता है। ये क्या है, आपके शरीर को जो संक्रमण है उससे बचाता भी है, या जो है थक्का बनाता है, और जो चोट लगने के बाद रक्तस्राव को रोका सकता है या फिर रोका जा सकता है। और आपके शरीर के जो तापमान है, जो रक्तचाप है, उसको भी जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ब्लड का आपको जो है कार्य लिखना है। अब यहाँ से फिजियोलॉजी क्या है, जिसको हम क्रिया विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, जिसको हम हिंदी में क्रिया विज्ञान कहते हैं। तो फिजियोलॉजी एक जीवित प्रणालियों के कार्य और तंत्रों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब जो है फिजियोलॉजी क्या है, जैसे कि कोई जीवित जो है जीव होता है तो उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, उसके हाथ पैर कैसे कार्य करते हैं, तो उसी का भैया एक वैज्ञानिक अध्ययन है, उसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, फिजियोलॉजी यह अध्ययन है कि मानव का जो शरीर है ये कैसे काम करता है, और यह जो है बुनियादी शरीर के कार्यों के पीछे रसायन विज्ञान, भौतिकी का वर्णन भी करता है। अणुओं से कोशिकाओं में कैसे व्यवहार करता है, कि अंगों की प्रणाली एक साथ कैसे काम करती है, या जो हमें यह समझने में मदद करती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ शरीर में क्या होता है, और किसी के जो है बीमार होने पर क्या जो है गलत होता है, क्या सही होता है। तो इन सभी को समझने में हमारी मदद करती है, फिर इसी का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है कि आपका शरीर कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये होता है फिजियोलॉजी। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रंथि क्या है, इसको हम समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम सेक्शन बी के भी प्रश्नों को भी हम साथ में देखेंगे, जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन के सेल क्या है, कोशिका क्या है, उसके बाद ऊतक का अर्थ हम समझेंगे तीनों क्वेश्चनों को। सबसे पहले ग्रंथि क्या है, इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में बनेगा। तो ग्रंथि क्या है, ग्रंथि का जो है ऐसा अंग है, ऐसा एक पार्ट है जो शरीर में हार्मोन्स, पसीना, लार, दूध या एंजाइम्स से जो पदार्थ हैं उसका उत्पादन करते हैं, उसका स्राव करती हैं, इसी को हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ या तो सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी या नलिकाओं के माध्यम से शरीर की सतह या किसी खाली स्थान पर जो है छोड़े जाते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो कि या पदार्थ जो सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, या फिर जो है शरीर के माध्यम से किसी खाली स्थान पर छोड़े जाते हैं, जिसको हम बाह्य स्रावी जो है ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है,
अब इसके प्रकार क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि इसके प्रकार है। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है इसको समझ लीजिए। तो ये जो है नलिका रहित होती हैं और अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। ये क्या है, जैसे कि ये हार्मोन्स का उत्पादन करती ग्रंथियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ये जो है हार्मोन्स है जो सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है और जो पूरे शरीर में संचारित होते हैं। उदाहरण के जैसे कि आग्नेयाशय, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी भैया है, तो कहोगे आग्नेयाशय, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर है बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है, तो ये नलिकाओं के माध्यम से अपने स्राव को बाहर निकालती है। ये अंदर नहीं बल्कि ये बाहर निकालती है, जैसे कि पसीना के माध्यम, पसीना वाली ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो ये शरीर से जो है बाहर निकालती है एंजाइम्स को। ठीक है, पसीना वगैरह को, तो इसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब इसके कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हार्मोन्स उत्पादन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन्स बनाती है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। उसके बाद है स्राव। तो ग्रंथियां जो है शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थों का स्राव करती है। फिर इसका अगला कार्य है कि शरीर की स्थिरता। तो ग्रंथियों का स्राव शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिखना है। फिर यहाँ से कोशिका किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कोशिका की जब बात आती है, जैसे कि जिस प्रकार आपका घर जो है बहुत छोटी छोटी ईंटों से जो है बना होता है, तो ठीक उसी प्रकार शरीर या पौधा भी जो है बहुत छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं उससे बना होता है। इसी को हम सेलिया कोशिका कहते हैं। जैसे कि आपने घर जब बनवाया होगा तो इसमें ईंट की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी ईंटों से घर का निर्माण होता है, सीमेंट, ये सब चीज़ों से आपका घर का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर निर्मित हुआ है, इकाइयों से बना हुआ है। इसी को हम सेलिया कोशिका कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको लिखना है। कोशिका बहुत ही छोटी इकाई होती है, किंतु इसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया, उत्सर्जन, पोषण आदि संभव होती है, जिसके कारण जो है इसे संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई भी जो है कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, जब उन्होंने कार्क की एक पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप में जो है देखा। मतलब जो है इन्होंने क्या है कि कार्क की एक पतली स्लाइस थी, इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें जो है छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए, जिन्हें जो है उन्होंने सेल का नाम दिया। इसके बाद अगले विद्वान आए जो कि स्लाइडन और जो है स्वान जैसे वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को विकसित किया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से जो है बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब कोशिका के कौन कौन से मुख्य भाग हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो ये मत कहिएगा कि सर ने कराया नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम लेके आए हुए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो इसको समझो। कोशिका झिल्ली क्या है, यह जो एक पतली जो है लचीली परत है जो कोशिका को घेरती है और उसकी क्या है रक्षा करती है। उसके बाद अगला इसका जो भाग है कोशिका द्रव्य। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो यह जो है तरल पदार्थ है जिसमें कोशिका के सभी अंग जो होते हैं, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर है नाभिक, यह जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसमें जो है डीएनए होता है जो कोशिका के अनुवांशिकी सामग्री है। उसके बाद एक कोशिकांग किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 100 नोट में। तो ये जो है कोशिका के अंग है जो विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उसको हटाना। ठीक है, इसी को हम कोशिकांग कहते हैं। अब जो है कोशिका के कौन कौन से प्रकार है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। तो प्रो जो है कैरियोट्स क्या है इसको समझो। यह जो है सरल कोशिका है जिसमें नाभिक या अन्य जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होती है, जबकि यो कैरोट जो होता है यह अधिक जो है जटिल कोशिकाएं हैं जिसमें नाभिक और अन्य जो झिल्ली होती है यह बद्ध कोशिकांग इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रकार है। अब कोशिका के कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका पहला कार्य है प्रजनन। तो कोशिकाएं जो है प्रजनन द्वारा नई कोशिकाएं जो है बनाती हैं। उसके बाद है विकास।
तो कोशिकाएं जो है शरीर में विभिन्न ऊतकों अंगों का जो है निर्माण करती हैं। उसके बाद है चयापचय, तो जो है कोशिकाएं भोजन को जो है ऊर्जा में बदलती हैं और अपशिष्ट जो उत्पाद है उसको हटाती है। उसके बाद अगला जो इसका कार्य है जवाबदेही, तो कोशिकाएं जो अपने वातावरण में परिवर्तनों का ये जवाब भी जो है देती हैं। उसके बाद है टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो किसी जो है जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को, किसी जीव के शरीर में जो कोशिकाएं होती, जो सेल होती हैं, इसके समूह को हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा जो है एक विशेष कार्य करती हो। ठीक है, अधिकांश जो ऊतकों का आकार एवं उसकी जो आकृति है एक समान ही होती है। तो इतनी सी परिभाषा आपको सुंदर से लिखना है। और भी यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है, चाहे तो दूसरी भी लिख सकते हैं। टिश्यू क्या है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं में ऐसे समूह को हम कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, एक विशेष जो है कार्य करती हो, अधिकांशतः जो है ऊतकों का आकार एवं आकृति एक जो है समान होती है। कोशिकाएं जो होती है मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। दूसरी यदि हम भाषा में कह सकते हैं कि कोशिकाओं का जो है एक ऐसा समूह हो जो उत्पत्ति रचना कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। ठीक है, जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आपको लिख देना है। अब कोशिका जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, इसके जो है प्रकार एग्जाम में बनता है। ये जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा आपका है पेशी ऊतक, चौथा आपका जो है संवहन ऊतक। तो इसके प्रकार है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोड़ क्या है, जोड़ के प्रकार, जोड़ के कार्य का वर्णन करना है। उसके बाद है परिसंचरण जो है तंत्र पर व्यायाम के जो है क्या प्रभाव। पहली बात तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद व्यायाम करने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है श्वसन तंत्र क्या है, फिर है पाचन तंत्र, इसके कार्य, इसकी संरचना। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन कि वाइटल जो है कैपेसिटी क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ क्या है इसको समझ लीजिए। जोड़ की जब बात आती तो जहां 2 हड्डियां जुड़ती हैं, सिंपल सी परिभाषा है, जहां 2 हड्डियां जुड़ती हैं इसी को भैया हम जोड़ कहते हैं। ठीक है, जोड़ जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार भी एग्जाम में बनता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो कि चलायमान जोड़, चलायमान मतलब होता है जो जैसे कि हाथों में जो आपके जोड़ होते हैं तो इसको हाथ इधर उधर आप घुमा सकते हो। ठीक है, पैरों में भी आपके जो जोड़ हुए हैं तो उसमें भी जो है आप इधर उधर जो है पैरों को बैठ सकते हो। तो ये जो जोड़ होते हैं ये चलायमान जोड़ होते हैं। जैसे कि कोहनी, घुटना, कंधे के जो जोड़ होते हैं, जो हड्डियां हैं, इसको अलग अलग मात्रा में हिलाने की अनुमति देती है, इसको हम चलायमान जोड़ कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है स्थिर जो है जोड़। स्थिर जोड़ क्या है, जिसमें जो है हड्डियां हिल नहीं सकती हैं, जैसे कि खोपड़ी की हड्डी, जबड़े की हड्डी। ठीक है, ये सब क्या है स्थिर जो है जोड़े बनाती हैं। तो इस तरह से इसके प्रकारों को भी आपको लिखना। अब यहाँ से जोड़ के कार्य क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी साथ में देखते चलिए। तो हड्डियों को आपस में जोड़कर शरीर को गति, लचीलापन प्रदान करना और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा जो है कवच देना इसके कार्य है। जैसे कि जोड़ चलने, घूमने, वजन सहन करने जैसे कार्यों को संभव बनाते हैं, जबकि कुछ जोड़ जो कि स्थिर प्रदान या फिर स्थिर रहते हैं। ठीक है, अब जोड़ के कार्य और भी यहाँ से समझ लीजिए। जैसे कि गति प्रदान करना, तो जोड़ जो है हड्डियों को एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की जो अनुमति देते हैं, जिससे शरीर जो है मुड़ जाता है या फिर मुड़ सकता है, घूम सकता है, झुक सकता है। इस तरह से गति प्रदान करते हैं जोड़। उसके बाद अगला जो इसका कार्य है लचीलापन और संरचना। तो विभिन्न प्रकार के जोड़ जैसे कि हिंज, बाल सैकेट जॉइंट, ये अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को जो है सक्षम करते हैं। ये जोड़ कंकाल को एक साथ जो है रखते हैं और शरीर की संरचना को सहारा देते हैं। उसके बाद है भार वहन और स्थिरता। तो जोड़ शरीर के वजन को सहारा देने में ये मदद भी करते हैं। उसके बाद अगला इसका कार्य की सुरक्षा। तो कुछ जोड़ जो है जैसे कि खोपड़ी में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए स्थिर संरचनाएं जो है बनाते हैं, इसलिए इसको सुरक्षा भी इनका कार्य है। फिर लचीलापन में जो है योगदान। तो कुछ जोड़ जैसे कि कंधे के जोड़, कुल्ले के जोड़, ये बहुत जो अधिक गति की जो है अनुमति देते हैं, जबकि अन्य जैसे कि रीढ़ की हड्डी ये सीमित गति जो है प्रदान करते थे। ये इसके कार्य है। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण जो है तंत्र किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। परिसंचरण तंत्र को हम हृदय वाहिनी तंत्र भी जो है इसको कहा जाता है।
ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय वाहिनी तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र ही हृदय वाहिनी तंत्र है। तो आपको कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। तो ये समझो क्या है, तो हृदय और रक्त वाहिकाएं जैसे कि धमनी, आपकी शिराएं और जो है जो केशिकाएं होती है, इससे जो है बना एक नेटवर्क है जो शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जो हार्मोन्स होते हैं उसको पहुंचाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है। इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। या जो है रक्त को पंप करने, विभिन्न अंगों में जो है पहुंचाने और फिर उसे वापस हृदय में लाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, इसके कार्य हैं। तो यहाँ से इसके कार्य भी समझ लीजिए विस्तार से। जैसे कि पोषण और जो है ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व जो है पहुंचाता है ताकि वे जो है काम कर सके। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन को जो है पहुंचाते हैं जिससे शरीर आपका जो है सही ढंग से कार्य कर सके। उसके बाद है अगला कार्य इसमें कि अपशिष्ट बाहर निकालना। तो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालने में भी जो है मदद करती है। उसके बाद है हार्मोन्स पहुंचाना। तो हार्मोन्स को उसके लक्षित अंगों तक पहुंचाना, ये भी इसका जो है परिसंचरण तंत्र का कार्य है। तो इस तरह से आपको इसके कार्य लिखने हैं। अब यहाँ से इसके जो है मुख्य भाग की हम बात करते हैं, इसमें हृदय या जो है पंप की तरह जो काम करता है, जो रक्त को पूरे शरीर में ढकेलता है फिर पहुंचाता है। उसके बाद है रक्त वाहिकाएं। तो इसमें जो रक्त वाहिकाएं हैं जैसे कि धमनी, शिराएं जो है केशिकाएं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती हैं, धमनी शिरा के बीच में अंतर क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो धमनी क्या है भैया, ये हृदय से रक्त को जो है दूर ले जाती है, और शिराएं आपकी जो होती हैं रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। इनके बीच में यही अंतर है। और केशिकाएं क्या है, ये जो है बहुत ही छोटी वाहिकाएं हैं जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान जो है होता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है जो है व्यायाम से परिसंचरण तंत्र में क्या फायदा होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि व्यायाम इसमें यहाँ से दिया हुआ है, तो व्यायाम करने से आपका जो परिसंचरण तंत्र है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फायदा होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका फायदा यह है कि यह जो है हृदय को मजबूत बनाता है, हृदय की गति को जो है कम करता है, रक्तचाप को जो है नियंत्रित करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल इसको बढ़ाता है, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करता है। व्यायाम शरीर में कई जो है कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जिससे उसको तक जो है ऑक्सीजन, पोषक तत्वों की आपूर्ति में सुधार होता है, और हृदय रोग होते हैं उसका जोखिम भी जो है कम होता है। तो इसके यहाँ से हृदय के प्रभाव सबसे पहले देखिए, हृदय पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है व्यायाम के। जैसे कि मजबूत हृदय, तो नियमित व्यायाम से हृदय की जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं, जिससे जो अधिक कुशलता से पंप जो रक्त है ये पंप करता है। उसके बाद है हृदय गति में कमी। तो जो है नियमित व्यायाम से आराम की स्थिति में हृदय गति कम हो जाती है, और एक स्वस्थ हृदय का संकेत है। फिर है उच्च जो है हृदय उत्पादन। तो व्यायाम के दौरान हृदय जो है प्रति मिनट अधिक जो है रक्त पंप करता है, जिससे मांसपेशियों और ऊतकों को जो है ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिलती है। उसके बाद है रक्त वाहिकाओं और जो है रक्त पर इसका क्या प्रभाव है इसको समझ लीजिए। तो रक्तचाप में कमी, तो व्यायाम जो है रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जो रक्तचाप है, जो उच्च रक्तचाप है उसका खतरा जो है कम होता है। फिर है कोलेस्ट्रॉल में सुधार। तो जो व्यायाम होता है जो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो है बढ़ाता है। और है जो है केशिकाओं का निर्माण। तो व्यायाम जो होता है कई छोटी छोटी जो वाहिकाएं हैं, जो केशिकाएं हैं, इसके निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे ऊतकों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का प्रवाह जो बेहतर होता है। अब इसका और भी एक लाभ है कि हृदय रोगों का जो है कम जोखिम। तो नियमित व्यायाम करने से जो हृदय संबंधी जो रोग हैं जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक, इसका खतरा भी जो है कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से श्वसन तंत्र क्या है इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो श्वसन तंत्र एक ऐसी जो है प्रणाली है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालती है। इसी को भी हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र में जो है नाक, मुंह, वायुमार्ग जैसे कि श्वास नली और फेफड़े जैसे अंग इसमें जो है शामिल है। फेफड़े जो है इन तंत्र का मुख्य अंग है।
वे श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है करते हैं। यही होता है श्वसन तंत्र। अब इसके मुख्य अंग क्या है, जिसमें नाक और मुंह, यह जो है हवा जो है यहीं से शरीर में जो है प्रवेश करती है नाक और मुख से। फिर है स्वर यंत्र, जिसको हम लैरिक्स कहते हैं, तो यह जो है गले में स्थित है और वायु मार्ग में जो कि एपिग्लॉटिस नामक एक छोटे जो कि फ्लैप से ढका होता है, जो भोजन को वायु मार्ग में ले जाने से जो है रोकता है। उसके बाद है श्वास नली, जिसको हम जो कि ट्रेकिया कहते हैं, तो यह जो है एक बड़ी नली है जो दो छोटी श्वास नली जो कि ब्रोकाई में विभाजित होती है, जो फेफड़ों में जो है जाती है। उसके बाद है फेफड़े, ये जो है मुख्य अंग है जो छाती में जो है स्थित होते हैं। दाहिनी फेफड़े में जो है 3 लोब होते हैं, जबकि बाएं जो है जो कि फेफड़े में 2 लोब इसमें होते हैं, क्योंकि यह जो है हृदय के साथ जो है जगह जो है साझा करता है। उसके बाद है ब्रोकाई और जो है जो कि बोकीओल्स, तो ये जो है बोकाई और छोटे छोटे जो श्वास नली है इसमें विभाजित होती है, जिन्हें जो है जो कि बोकीओल्स जो है कहा जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है कि श्वसन तंत्र की क्रिया विधि समझाइए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसको 2 इसके चरण होते हैं, होता है श्वास लेना, दूसरा होता है श्वास को छोड़ना। तो यह जो है जब डायग्राम सिकुड़ता है और छाती की मांसपेशियां फैलती हैं तो फेफड़ों में हवा भर जाती है, और इसके बाद यह जो डायफ्राम है यह शिथिल होता है और छाती की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु कोशिका में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की ओर जो है ये ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ से श्वसन तंत्र के कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ऑक्सीजन का जो है सेवन, तो श्वसन तंत्र जो है हवा से ऑक्सीजन जो है लेता है। फिर है गैसीय जो है विनिमय, तो फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में आती है, जिसे फिर जो है बाहर जो है निकाल दिया जाता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, तो कोशिकाएं जो है अपना कार्य करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जिसे श्वसन तंत्र शरीर से बाहर जो है निकालता है। उसके बाद है ऊर्जा उत्पादन, तो ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके कार्य। उसके बाद है पाचन तंत्र क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्य का भी वर्णन कीजिए, तो इसको भी समझ लीजिए। तो पाचन तंत्र क्या है, सबसे पहले इसको समझो। पाचन तंत्र एक लंबी जो है नली है जो मुख से शुरू होकर गुदा पर जो है समाप्त होती है। इसमें जो है मुख, ग्रासनी जो है ग्रासनी और ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इसमें जो है शामिल है। यकृत, आग्नेयाशय, पित्ताशय जैसे सहायक अंग भी इसमें है। इसका जो प्रमुख कार्य है भोजन को जो है पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करना और जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको बाहर निकालना, यही होता है पाचन तंत्र का कार्य। ठीक है, अब यहाँ से इसकी संरचना सबसे पहले समझिएगा। संरचना में कौन कौन से अंग इसमें आते हैं। सबसे पहले आता है आहार नाल, तो यह जो है भोजन के मार्ग में जो है नली है। उसके बाद है मुख, तो यह जो है भोजन को कह सकते हो पीसने के लिए दांत, उसे जो है निकलने के लिए जीभ इसमें होती। फिर है ग्रासनी, तो यह जो है भोजन को ग्रास नली में जो है भेजता है। फिर है ग्रास नली जो होती है भोजन को अमाशय तक ले जाती है। फिर अमाशय भोजन को जो है किण्वन करता है और उसे जो है पचाता है। फिर है छोटी आंत, तो पाचन जो है पूरा होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है इसी में। और इसके जो है 3 भाग होते, एक होता है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। उसके बाद है बड़ी आंत, तो ये जो है पानी को अवशोषित करती है और अपशिष्ट को जो है मल के रूप में बाहर निकालती है। इसमें जो है जो कि ओपिडिक्स, सीकम, कोलन और मलाशय इसमें जो है शामिल है। और इसके हम सहायक पाचन अंग की बात करें तो इसमें और भी जो है इसमें सहायक पाचन अंग है, जैसे कि लार ग्रंथियाँ, तो जो है भोजन को नरम करने के लिए जो है लाड़ी बनाती है। फिर है यकृत, ये जो है पित्त बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। उसके बाद है पित्ताशय, तो ये जो है यकृत के द्वारा बनाए गए पित्त को संग्रहित करता है। उसके बाद है आग्नेयाशय, तो जो है पाचन एंजाइम्स और हार्मोन्स का स्राव भी है, इसके द्वारा जो है इसमें मदद करता है। फिर यहाँ से पाचन तंत्र के कार्य क्या है उसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इसका पहला कार्य है अंतर्ग्रहण है, तो जो है मुंह में भोजन का प्रवेश है, इसका पहला कार्य है। फिर है पाचन, तो जो है भोजन के बड़े कणों को सरल पोषक तत्वों में तोड़ती है। उसके बाद है यांत्रिक पाचन, तो यह जो है मांसपेशियों के संकुचन से भोजन का भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में टूटना। उसके बाद रासायनिक पाचन क्या है, तो पाचन के प्रकार है, तो एंजाइम्स और अन्य स्रावों
की जो है मदद में रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन का अवशोषण तत्वों में विघटन जो है होता है। अब यहाँ से अगला इसका जो कार्य है स्राव। तो जो पाचक होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, ये अन्य तरल पदार्थों का जो है स्राव करना इनका कार्य होता है। फिर अवशोषण, तो पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करना इसके कार्य है। फिर होता है उत्सर्जन, तो जो अपशिष्ट जो पदार्थ भी होता है मलाशय और गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया पाचन तंत्र की। अब यहाँ से वाइटल जो है कैपेसिटी क्या है इसको समझ लीजिए। वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, तो यह जो है वह अधिकतम मात्रा है जितनी हवा एक व्यक्ति गहरी सांस लेने के बाद बलपूर्वक अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है। मतलब जैसे कि आप जो है बहुत गहरी आप सांस लो, ठीक है, उसके बाद आप बलपूर्वक फेफड़ों से जो हवा बाहर निकाली जाती है, तो ये क्षमता है, कितनी क्षमता है निकालने की, इसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इससे जो है फेफड़ों के आयतन मतलब जो है लंग वॉल्यूम मापने वाले परीक्षण, जैसे कि इसमें जो है स्पायरोमेट्री द्वारा इसका जो है मापन किया जाता है। अब यहाँ से वाइटल कैपेसिटी क्या है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा और भी। या जो हवा की वह मात्रा है जिसे आप गहरी सांस लेने के बाद पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं, ये कैपेसिटी है। ठीक है, इसके तीन जो है प्रकार के आयतन इसमें शामिल हैं। एक है टाइडल जो है वॉल्यूम, यह जो है सामान्य श्वास लेने और छोड़ने के दौरान ली और जो छोड़ी जाने वाली हवा की जो है मात्रा है। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यह जो है सामान्य श्वास छोड़ने के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली गई अतिरिक्त हवा की मात्रा है। उसके बाद है कि इंस्पिरेटरी जो है रिजर्व वॉल्यूम, तो यह जो है सामान्य श्वास लेने के बाद बलपूर्वक अंदर ली गई अतिरिक्त हवा की मात्रा होती है। इसका जो सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी क्यों होता है VC=TV प्लस का ERV प्लस IRV, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों की कार्य क्षमता और एक महत्वपूर्ण जो है माप है। जैसे कि आप जो है बहुत तेज अब हवा अंदर भरो फिर उसको बाहर निकालो, तो कितनी आपकी क्षमता है, कितनी भर सकते हो हवा, कितनी बाहर निकाल सकते हो, तो इसी को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, यह श्वसन प्रणाली की क्षमता को दर्शाता है। और कम जो है वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों के जो है रोगों जैसे कि अस्थमा और जो कि COPD का संकेत हो सकता है। जैसे कि आप अधिक मात्रा में जो है हवा नहीं जो है बाहर निकाल पाते फिर भर पाते हो, तो आपको हो सकता है कि फेफड़े संबंधी आपके रोग हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी जो है संकेत हो सकता है। अब यहाँ से सेक्शन आपका C आ गया, इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, टोटल आपके 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक शिक्षा और खेल में संरचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की क्या भूमिका है आपको बताना है। फिर है मानव हृदय की क्या संरचना है, इसके कार्यों का भी विवरण कीजिए। तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा में खेल में शरीर की संरचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये जो है शरीर की संरचना, कार्य और व्यायाम प्रदर्शन पर शारीरिक गतिविधियों के जो है प्रभाव को समझने के लिए मौलिक आधार ये प्रदान करते हैं। ठीक है, शरीर जो है रचना विज्ञान चोटों को जो है रोकने, उचित तकनीकी विकसित करने, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद करता है। जबकि शरीर क्रिया जो विज्ञान है ये बताता है कि व्यायाम के दौरान शरीर आपका जो है कैसे काम करता है, जिससे प्रदर्शन में सुधार, प्रशिक्षण को अनुकूलित करने और ठीक होने में मदद मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी भूमिका समझ लीजिए। तो शरीर रचना विज्ञान की भूमिका, तो जो है जो चोट होती है उसकी रोकथाम और जो है चोट से उबरना। तो शरीर की रचना जैसे कि हड्डियां होती है शरीर में, मांसपेशी और स्नायु बंधन को समझने से चोट के जोखिम को कम करने, चोट लगने पर जो है पुनर्वास योजनाओं को विकसित करने में जो है मदद मिलती है। उसके बाद है प्रभावी प्रशिक्षण योजनाएं। तो शारीरिक जो है शिक्षकों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित और प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए शरीर रचना विज्ञान की जानकारी का उपयोग करते हैं, या जो है कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके और उचित जो है उसकी यांत्रिकी को समझने में जो है मदद भी करती है। उसके बाद है सही कौशल का विकास। तो शरीर की ताकत कमजोरियों को जो है जानकर खिलाड़ी अपने कौशल को बेहतर बनाने, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण को लक्षित कर सकते हैं। तो इसके सब कह सकते हो भूमिका होती है। फिर है शरीर क्रिया विज्ञान की क्या भूमिका होती है, तो ये जो है प्रदर्शन में सुधार।
तो यह बताता है कि व्यायाम के दौरान आपका जो शरीर है कैसे रिएक्ट करता है, जिससे वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करके प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ठीक होने के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद भी जो है मिलती है। उसके बाद अगली इसकी भूमिका है प्रशिक्षण को जो है अनुकूलित करना। तो व्यायाम जो है शरीर क्रिया विज्ञान का जो है ज्ञान कोच को यह समझने में जो है मदद करता है कि व्यायाम की तीव्रता, उसकी अवधि, उसकी आवृत्ति, शरीर की हृदय गति, श्वसन, चयापचय प्रक्रियाओं को जो है कैसे प्रभावित ये करती है। उसके बाद है खेल विशिष्ट जो है प्रदर्शन। तो खेल जो है शरीर क्रिया विज्ञान व्यायाम के प्रभाव को विशिष्ट खेलों पर लागू करता है और जो एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में ये महत्वपूर्ण भी है या भी मदद करता है। अब यहाँ से समग्र महत्व क्या है समझ लो इसको भी। तो खेल चयन, तो कोच और खिलाड़ियों को शारीरिक संरचना के आधार पर एक उपयुक्त खेल का चयन करने में एक हेल्प मिलती है, एक मदद मिलती है। ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत अंतर। तो यह जो है पुरुष और महिला के शरीर के बीच के अंतर को समझने में मदद करते हैं, जिससे विभिन्न खिलाड़ियों के लिए खेल के नियमों, उस उपकरण को समायोजित जो है किया जा सकता है। फिर स्वस्थ जीवन शैली। तो शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन व्यक्तियों को शरीर का कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे जो है स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में मदद भी जो है मिलती है। तो इसके महत्व आपको लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ से मानव हृदय क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्य का वर्णन कीजिए, हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो मानव का हृदय लगभग जो है एक मुट्ठी के आकार का 4 कक्षीय पेशीय अंग है। इसका कार्य जो है पूरे शरीर में रक्त का पंप करना। ठीक है। हृदय में जो है 4 इसमें चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं, 2 अलिंदा ऊपरी, 2 जो है जो कि निलय होते हैं निचले, जो एक दीवार जो जिसको हम सेप्टम कहते हैं इसके द्वारा अलग होते हैं। और दाया जो भाग होता है ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में भेजता है। बाया जो भाग होता है फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है। तो इसकी संरचना को समझिएगा। सबसे पहले आकार और जो है स्थान। तो जो है हृदय जो है मुट्ठी के आकार के समान का होता है, छोटी सी मुट्ठी, जैसे आप बंद करो इतना सा होता है आपका ये हृदय, और छाती में जो है थोड़ी बाई और ये स्थित होता है। इसके 4 कक्ष होते हैं, एक होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हृदय के कितने जो है चैम्बर होते हैं, कहोगे 4 चैम्बर होते हैं। आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका ही बन सकता है। 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी कक्ष इसमें जो है जिसको आलिंद कहते हैं, ये जो है रक्त प्राप्त करते हैं। निचले जो कक्ष हैं जिसको निलय कहते हैं, ये रक्त को जो है पंप करते हैं। फिर दाया जो आलिंद है और जो बाया निलय है, ये मिलकर जो है दाया हृदय बनाते हैं। और इसके बाद है बाया आलिंद और जो है बाया निलय, ये जो है मिलकर बाया जो है हृदय बनाते हैं। अब यहाँ से सेप्टम क्या है। सेप्टम जो है हृदय के दाएं और बाएं हिस्से को एक मांसपेशीय दीवार सेप्टम जो है अलग ये करती है। उसके बाद है वाल्व। यह जो है हृदय में 4 जो है वाल्व होते हैं, जो रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं और रक्त के प्रवाह को जो है रोकते भी हैं। अब इसके कार्य क्या है हृदय के, इसको भी समझ लीजिए। तो इसका पहला कार्य है ऑक्सीजन रहित जो है रक्त। यह जो है दाया आलिंद शरीर में ऑक्सीजन जो है रहित रक्त ये प्राप्त करता है, जो दाया निलय में जाता है। और दाया निलय जो है फिर इस रक्त को क्योंकि फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में जो है पंप करता है, जहां इससे ऑक्सीजन युक्त जो है किया जाता है। उसके बाद अगला इसका कार्य है ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त। तो फुफ्फुसीय जो शिराएं हैं ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाया आलिंद में ले जाती हैं, और बाया आलिंद जो है फिर इस रक्त को सबसे मजबूत कक्ष बाया निलय में जो है पंप ये करता है। फिर पंपिंग क्रिया अगला इसका कार्य है। तो बाया निलय जो होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसका पंप करता है। यह क्रिया हृदय की धड़कन रक्त परिसंचरण को बनाए रखती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से लास्ट में है तंत्रिका तंत्र क्या है भैया, नर्वस सिस्टम क्या है, इसके विस्तार से समझाना है। फिर है सेकंड विंड क्या है, जिसको हम सेकंड जो है विंड हवा कहते हैं। ऑक्सीजन जो है डेप्थ क्या है, ऑक्सीजन डेप्थ भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद थकान क्या है, तो इनको हम समझेंगे सभी क्वेश्चनों को। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र आपके जो है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना एक जटिल नेटवर्क है, जो आपके शरीर को सोचने, महसूस करने, हिलने डुलने और अन्य सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए संचार का एक नेटवर्क जो है प्रदान करता है। इसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। या जो है इंद्रियों से जानकारी लेता है, उसे जो है संसाधित करता है
और शरीर के विभिन्न अंगों को एक प्रतिक्रिया के लिए संकेत भी भेजता है। तंत्रिका तंत्र के कारण ही हम चलना, बोलना, सांस लेना, सोचना जैसी गतिविधियां जो है कर पाते हैं। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि कोई आपके पास टीवी होगी तो उसका कंट्रोल जो है रिमोट आपके पास रहता है, तो जो आप चैनल बदलना चाहो बदल देते हो। ठीक उसी प्रकार से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें आपके मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, जो आप तंत्रिकाओं से बना एक नेटवर्क के जाल है, जो आपके पूरे शरीर को जो है, जो सोचते हो आप, जो महसूस करते हो, जो हिलते डुलते हो, इन सभी कार्यों को नियंत्रित करने और एक संचार का एक नेटवर्क जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, या जो है इंद्रियों से जानकारी लेता है, उन्हें संसाधित करता है। जैसे कि अब जो है कोई चीज़ जो है आपको, जैसे कि मान लो आपको जो है कोई चीज़ चुभाई जाए, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है आपके, जो उसको संकेत देते कि वहाँ पर कोई चीज़ जो है आपको चुभाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, यह जो है इंद्रियों से जो है जानकारी लेता है, उसे संसाधित करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को प्रतिक्रिया देता है, जो है रिएक्शन देता है। और तंत्रिका तंत्र के कारण ही जो है हम चलना, बोलना, सांस लेना, सोचना जैसी गतिविधियां जो है कर पाते हैं। और यह शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे कि हृदय गति और पाचन को भी यह नियंत्रित करता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग क्या है, तो इसमें मस्तिष्क, तो यह जो है शरीर का कमांड जो है सेंटर है, जो विचारों, भावनाओं, स्मृति मतलब मेमोरी और जटिल प्रक्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद है मेरुरज्जु, ये भी जो है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो यह जो है रीढ़ की हड्डी के भीतर ये स्थित होता है और मस्तिष्क से निकलने वाले जो संदेश होते हैं उसको शरीर के अन्य हिस्सों तक जो है पहुंचाती है। उसके बाद है तंत्रिकाएं, तो यह जो है पूरे शरीर में फैली हुई पतली तार जैसी रचनाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, पतली तार जैसी संरचनाएं हैं जो मस्तिष्क, मेरुदंड में सूचनाओं को शरीर के हर अंग तक जो है ले जाती हैं। इस तरह से आपको लिखना। फिर यहाँ से तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो संवेदी सूचना एकत्र करना, तो यह जो है इंद्रिय आपकी कौन कौन सी होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इसके माध्यम से बाहरी आंतरिक वातावरण से जो है जानकारी एकत्र करती है। ठीक है, इनके माध्यम से जैसे कि जानकारी, जैसे कि आपकी नाक होती है, कोई चीज़ स्मेल आती है तो उसकी जो है सूंघ के पता चलता है कि यहाँ पर जो है कैसी जो है खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है। आँखों के माध्यम से देख सकते हो, ये सब क्या है, इंद्रिय हैं। फिर सूचना का जो है प्रसंस्करण, तो यह जो है मस्तिष्क और मेरुदंड एकत्रित की गई जानकारी का ये विश्लेषण करते हैं। फिर है नियंत्रित और समन्वयन, ये भी इसका कार्य है। तो यह जो है शरीर के सभी ऐच्छिक जैसे कि चलना और अनैच्छिक जैसे कि सांस लेना, ये जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित और उसका समन्वित जो है करती है। उसके बाद है प्रतिक्रिया देना, तो यह जो है प्राप्त जानकारी के आधार पर उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसके बाद है उच्च स्तरीय कार्य, तो यह जो है सोचने, सीखने, याद रखने और भावनाओं को महसूस करने जैसे जटिल मानसिक कार्यों को भी जो है संभव बनाता है। तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिखना है। अब यहाँ से सेकंड जो है विंड क्या है, इसको समझ लीजिए। तो जो है शारीरिक गतिविधि के दौरान अचानक जो है ऊर्जा में वृद्धि की एक घटना है, जब आप थकावट जो है महसूस करने के बाद फिर से बेहतर प्रदर्शन जो है कर पाते हैं, इसी को हम सेकंड जो है विंड कहते हैं। ठीक है, इसका जो है मतलब यह है कि शरीर ऑक्सीजन ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए अनुकूलित हो जाता है, जिससे थकावट कम हो जाती है और एक शारीरिक और मानसिक अनुभव है जो सहन शक्ति वाले खेलों जैसे कि दौड़ने और साइकिलिंग करने में आम होती है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन जो है ऋण क्या है, इसको समझाइए। जिससे हम व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत भी जो है इसको कहा जाता है। तो यह जो है वह अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन है जिसकी शरीर को गहन व्यायाम के बाद अपनी समान अवस्था में लौटने के लिए आवश्यकता होती है, इसी को हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। ठीक है, यह जो है तब होता है जब तीव्र व्यायाम के दौरान शरीर की ऑक्सीजन की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे मांसपेशियां हैं अवायवीय श्वसन जो है करती हैं और लैक्टिक एसिड जो है बनता है। और व्यायाम के बाद आप तेजी से गहरी सांस लेते हैं ताकि इस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की जो है पूर्ति हो सकती है। आपने देखा होगा, आपने जो है या फिर जब आपने रनिंग किया होगा तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन की खपत जो है थोड़ी, एक कह सकते हो इसको ऑक्सीजन ऋण कहा जाता है, क्योंकि उस समय जब आप रपट रहे होते हैं तो इतनी ऑक्सीजन जो है आपको पर्याप्त नहीं मिल पाती है उस तरह से। तो जब आप रुकते हैं तो आपको कह सकते हो तो उस समय की जो है बहुत जो है तेजी से आप सांस लेते हो, तो उस बीच में जो आपकी कमी हुई है ऑक्सीजन की, इसी को हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। अब यहाँ से
ये कैसे काम करता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि तीव्र व्यायाम, तो आप जब जो है दौड़ते हैं या फिर जो अन्य तीव्र जो है कार्डियो व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर ऑक्सीजन की कमी, अगला इसका बिंदु है, आपके फेफड़े इतनी तेजी से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं कि मांसपेशियों की मांग को पूरा कर सके। फिर है अभावीय जो है श्वसन, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियां अभावीय श्वसन करती हैं जिससे लैक्टिक एसिड जो है बनता है। फिर है ऑक्सीजन ऋण, तो व्यायाम के बाद शरीर को इस लैक्टिक एसिड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत ही क्या है, ऑक्सीजन ऋण है। ठीक है। फिर पुनर्प्राप्ति, तो व्यायाम के बाद भी आप गहरी और तेज जो है सांस लेते हैं ताकि जो शरीर है इस ऋण को जो है चुका सके और मांसपेशियां को उसकी समान स्थिति में जो है ला सके। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से थकान क्या है उसको भी समझ लीजिए। थकान एक जो है शारीरिक और जो है मानसिक कमजोरी है जिसमें जो है व्यक्ति में गतिविधियों को जो है शुरू करने जारी रखने के लिए ऊर्जा की कमी महसूस होती है, उसी को हम थकान कहते हैं। ठीक है, या जो है नींद की कमी, तनाव, अत्यधिक जो है शारीरिक परिश्रम के कारण हो सकती है, लेकिन जो है विटामिन की कमी, निर्जलीकरण और अन्य किसी अंतर्निहित जो है बीमारियों का भी लक्षण जो है हो सकता है। थकान को कम करने के लिए पर्याप्त आराम, संतुलित जो है आहार, नियमित व्यायाम जैसी जीवन शैली में जो है बदलाव करना मददगार जो है हो सकता है। अब यहाँ से इसके समान कारण क्या है थकान के, तो शारीरिक जो है परिश्रम, जैसे कि आप ज़्यादा शारीरिक जो है गतिविधियाँ करते हैं तो हो सकता है आपको थकान हो सकता है, ज़्यादा आप काम करते हैं। फिर है मानसिक और जो है भावात्मक तनाव, तो लंबे समय तक तनाव से मानसिक ऊर्जा खत्म हो सकती है जिससे थकान जो है होती है। फिर है नींद की कमी, ज़्यादा आप जो है नींद नहीं लोगे तो आपका जो मूड रहेगा सही नहीं रहेगा, आपको थकान जो है रहेगी, क्योंकि रिलैक्स करने से, आराम करने से जो थकान होती है वो कह सकते हो कम होती है। उसके बाद पोषक तत्व की कमी, तो विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन जैसे आवश्यक जो पोषक तत्व यदि आपके शरीर में इसकी कमी है तब भी आपको थकान महसूस हो सकती है। फिर है निर्जलीकरण, तो शरीर में यदि पानी की कमी है तब भी थकान जो है आपको जो है हो सकती है। फिर अत्यधिक जो है उत्तेजक पदार्थ, जैसे कि आप जो है कैफीन, शराब का अत्यधिक जो है सेवन करते हैं तो ये भी जो है थकान का कारण जो है बन सकता है। उसके बाद बीमारियां, तो कुछ बीमारियां भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको थकान के कारण महसूस कराएं, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी है यदि आपके शरीर में तब भी आपको जो है थकान महसूस होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इतनी आज की हमारी क्लास थी, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिए हैं। अन्य हमारी जितनी भी क्लासें थी ऑलरेडी कंप्लीट है, अब जाओ सारी तैयारी कीजिए बिल्कुल फ्री में। अन्य कोई भी हमारे पर पेड कोई भी क्लासें हमारी नहीं है, आप लोगों के लिए सारी की सारी क्लासें हमारी फ्री में अवेलेबल हैं। वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई सीरीज, बिना कोई बुक खरीदे हुए। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।